करी। हाँ, ये है कि हम लोगों को कोरोना के साथ अब हो सकता है कि 3 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1 डेढ़ साल तक रहना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को बैठ के इंडस्ट्री के अंदर भी क्या करना है, वो वेरी वरीड कि चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ निकल के आएँगी। तो हम किस तैयारी में हैं उन इंडस्ट्रीज़ को रिसीव करने के लिए? कौन से एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे अपन ने अलवर के अंदर 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, अभी भी हैं वो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत पास है दिल्ली के, तो बहुत जल्दी वहाँ लोग भी आएँगे, परंतु आस-पास के एरियाज़ भी हैं, जिसके अंदर अपन इंडस्ट्रीज़ को ले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जैसे आपके गारमेंट्स वगैरह हैं, इन लोगों को भी अपन थोड़ा-सा एनकरेज करें, तो उसका फ़ायदा भी अपने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अगर हम लोग ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि वो भी अपन कुछ कर सकते हैं। अब ये साउथ में या महाराष्ट्र में या गुजरात में इंडस्ट्रीज़ चले जाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, वो हमको भी सोचने की ज़रूरत है। एक तो इसके साथ-साथ एफआरबीएम लिमिट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट रही है। तक उन्होंने मैंने अभी तक तो उससे ज़्यादा हमको छोड़ा नहीं था, 3% तक का भी। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुश करना चाहिए फॉर 5%। अगर अपने को 5% एफआरबीएम का लिमिट बढ़ जाता है, तो उसका फ़ायदा भी स्टेट के अंदर मिलेगा, थोड़ा-सा रूम मिलेगा, जिससे हम लोग ये सब जो लोग हैं, फार्मर्स का पैकेज, स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज, इंडस्ट्री का पैकेज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको भी हम सपोर्ट कर सकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरत की बात है। इसके साथ-साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी अपने को सोचने की ज़रूरत है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा था। आयुष्मान स्कीम के साथ अपन लोगों ने उसको डवटेल कर दिया, परंतु अब उसके बाद 12 दिसंबर के बाद हम उसको आगे बढ़ा नहीं सके हैं। मैं समझती हूँ कि अब काफ़ी महीने हो गए हैं, 12 दिसंबर 19 ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मुझे लगता है कि इसके बारे में बिठा के और उसको बहुत जल्दी कंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि गरीब जनता को इसका फ़ायदा हम दिलवा सकें। इसके साथ-साथ आपके जो बाहर गए हुए लोग हैं, अब वो फ्लाइट्स मैं पढ़ रही हूँ कि वो फ्लाइट्स अब आने लगे हैं। 64 फ्लाइट्स तो अब 7th को या 7th 8th के बाद तैयार हो गई थी। परंतु मेरा ये मानना है कि उनके बारे में भी अपने को फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात करके अपने जो लोग बाहर हैं, उन लोगों को प्लेन्स के साथ लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि अगर इनकी लिस्टें बना-बना के हम लोग भिजवा देते हैं, तो इसका फ़ायदा भी अपने को वहाँ मिल जाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का हमने कुछ ही दिन पहले अभी स्टेटमेंट पढ़ा। उनका ये कहना है कि जून और जुलाई के अंदर ये बीमारी पीक होने वाली है। तो मेरा मानना है कि अगर जून और जुलाई के अंदर और भी ज़्यादा ऐसे बढ़ के होने वाली है, तो फिर हम लोगों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वारंटीन, माइग्रेंट्स, इन सब चीज़ों को उसी दायरे में अपने को देखने की ज़रूरत है। और जहाँ स्लम्स हैं और जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की अपने को कोशिश करनी। मैं समझती हूँ कि अगर मोर टेस्टिंग अपना हो जाता है, तो उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट के लिए तो केसेस बढ़ेंगे, आपका नाम उसमें पेपर में आएगा कि राजस्थान के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, परंतु लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा, और मैं समझती हूँ कि उसको अपने को देखने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। मैं समझती हूँ कि इनके ध्यान अगर आप लोग देंगे, वैसे भी आपने नोट किए हुए हैं, सबके नोट किए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से टाइम टू टाइम अगर आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग की बात आप सुन नहीं पाते। ऑपोजिशन की बात कुछ लोग आप तक पहुंचा सकते हैं, परंतु आपने जिस तरीके से आज क्रॉस सेक्शन की बात सुनी है, उसका फायदा भी मुझे लगता है कि आपको और आपकी सरकार को मिलेगा। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों के अंदर हर एक एमएलए चाहेगा कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊं, क्योंकि मैंने देखा, चाहे वो झालावाड़ में हो, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो या अजमेर में हो,
वहाँ सब एमएलएज ने जिस पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से भामाशाह से कांटेक्ट करके भोजन के पैकेट्स दिलवा के अपनी परवाह न करते हुए उन लोगों ने सबने जा के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। गीला भोजन, आपका सूखा भोजन, आपके मास्क, आपके सब मैंने किस्म की चीजों का मैंने उन्हें दिलवाने का काम किया है और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं फिर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने भी पूरी तरह से कोशिश की है। और आखिर में ऑन अ लाइटर नोट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द आईटी सेटअप जो पिछले 5 साल में हमने किया था उसका बहुत अच्छा यूज आप लोग कर रहे हैं। अरे उसको मैं बधाई दे चुका हूं आपको, उसकी बधाई मैं दे चुका हूँ। मैं अब वो ले रही हूँ आपसे और मैं फिर रिमाइंड कर रही हूँ क्योंकि मॉनिटरिंग फैसिलिटीज एट योजना भवन वो सब चीजों का आपने बहुत अच्छा यूज किया है, उसको और अच्छी तरह से यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका राहत पहुंचाने का काम करें। एंड आई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज ये पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से निकला, सबकी बात सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँ। एक तो आपको शुक्रिया, अच्छी बातें आपने बताई और अच्छे सुझाव दिए। दूसरा भी खबर आई थी कि एक तो ट्रेन चलने लग जाएगी 12 तारीख से सेलेक्टिव ट्रेन और 15 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाने की सोच रहे हैं मंत्री जी। तो एक इंडिकेशन है और विक्रम मंत्री जी का फोन भी आया था मेरे पास में। तो ये कल जो वीसी होगी उस पर मेरे ख्याल में काफ़ी बातें तय हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज हमने करी है वो फीडबैक हम कल उनको देंगे प्राइम मिनिस्टर को। उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेशन का प्रोग्राम ज़्यादा बना है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है तो काफ़ी ट्रेन चलने लग जाएगी कल से। तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारा हल होगा। और जो भी आज दिन भर में बातें सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है, नोट भी की है, उसके आधार पर हम लोग उनको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।